राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू। और गुफ्तगू में आज हैं हमारे साथ युवा कंपोज़र, लिरिसिस्ट और सिंगर अमित त्रिवेदी। अमित त्रिवेदी के साथ बातों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नज़र डालते हैं उनके कंपोज़ किए हुए और कुछ गाए हुए गानों पर। जाके हाथ जिया पे मलमल तेरे छज्जे के नीचे खड़े हैं बस गए जैसे दलदल। तेरे छज्जे के नीचे ही खड़े हैं बस गए जैसे दलदल। गुलाबो जरा इत्र गिरा दो, गुलाबो ख्वाबों को मना लेंगे, कटी पतंगों को थामेंगे। रूठे ख्वाबों को मना लेंगे, कटी पतंगों को थामेंगे। है जज्बा, है जज्बा, सुलझा लेंगे उलझे रिश्तों का मांझा। हाँ मांझा, हाँ मांझा, हाँ मांझा। हिलाते चल दी, टुक टुक तू कर दी, मेकअप तू कर दिया, अंग्रेजी पढ़ दी, गिट पिट तू कर दी, जिम्मे कोई न साडी विक्टोरिया। बहुत बहुत स्वागत है अमित त्रिवेदी। थैंक यू सो मच। अमित जी, हम देखते हैं कि अभी बस 7-8 साल ही हुए कि अचानक ये जो फिल्म संगीत की दुनिया है उसमें अचानक एक उभर कर आपका नाम आया और अब लगातार वो उसका ग्राफ बढ़ता जा रहा है। 7-8 साल पहले, ख़ासतौर पर आमिर और देवडी करने से पहले आप थे कहाँ? मतलब क्या रहा था? मैं बॉम्बे का ही पला बड़ा हूँ, मुंबई शहर का पला बड़ा लड़का हूँ। स्कूलिंग कॉलेज सब यहीं किया है मैंने। और जब मैं स्कूल जाया करता था, सुबह 7-6 बजे उठना पड़ता था, तो रोज़ सालों तक मेरे घर पे मेरा डैड सुबह 6 बजे रेडियो चलाते थे। उसमें तब उस वक्त ज़्यादा स्टेशंस थे नहीं, तब AM करके चलाते थे, जिसमें काफ़ी सारे लोकगीत, मराठी भजन, गुजराती फोक, बहुत सारा फोक म्यूज़िक बजता था। तो जहन में बचपन से ही वो कहीं ना कहीं व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, वो कहीं ना कहीं वो अंदर आते जा रहा था। और मुझे पता नहीं था जब मैं स्कूल में जा रहा था या स्कूल कर रहा था कि मेरा फ्यूचर इसमें होगा, अनटिल जब मैं 10वीं कक्षा में था। तब मैं बोर्ड एग्ज़ाम्स दे रहा था और मुझे अभी भी याद है कि मेरा अगला पेपर अगले दिन था ज्योग्राफी का। और मैं पढ़ाई कर रहा था अपने रूम पे। उस वक्त हम लोग बड़े छोटे से एक सोसाइटी होती थी जिसमें चॉल सिस्टम होता था, तो मैं अपने रूम में पढ़ाई करता था। तो कुछ थोड़ी ही दूर अलग घर में मुझे एक साउंड की आवाज़ सुनाई पड़ी, जो कभी मैंने उस सोसाइटी में कभी सुनी नहीं थी, क्योंकि मैं पला बड़ा वहीं था, पहले कभी सुना नहीं था मैंने। तो बोले ये कैसा, ये कुछ अलग है, आवाज़ आ रही है और कंटिन्यूस कुछ आवाज़ आ रही जा रही है और मुझे डिस्टर्ब कर रहा था। और मेरा अगले दिन पेपर है पर मुझे वो डिस्टर्ब करे जा रहा है। तो मैंने वो बंद किया बुक और मैं चल पड़ा उस तरफ। और देखा तो वहाँ पे कुछ मेरे दोस्त लोग, जो सोसाइटी के फ्रेंड्स थे, कुछ 8-10 लोग इकट्ठा होके और वो कुछ टीटू कर रहे थे। अभी क्या चीज़ थी वो, एक पेंसिल बॉक्स जैसा कुछ था, छोटा सा, इतना सा था, और उसमें इलेक्ट्रॉनिक प्लेट थी। आपको उसे कनेक्ट करना पड़ता था सॉकेट में, और एक पेंसिल हुआ करती थी जो उसके साथ अटैच थी। तो वो लोग उस इलेक्ट्रॉनिक प्लेट पे उस पेंसिल को अलग अलग जगह पर टच करेंगे तो साउंड निकलता था। उनको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। खैर मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था ये क्या है, ये कुछ नई अद्भुत चीज़ कहाँ से कैसे आई सोसाइटी में, मुझे पता नहीं। तो मैंने बोला यार ये अभी इतने सारे लोग थे, किसका है क्या है, कुछ पता नहीं था। तो मैंने से पूछा कि ये क्या चीज़ है भाई? और ये कुछ नया बढ़िया, चंदू भाई करके जो हमारे नेबर है, ये वो लाए हमारे लिए। तो हमको पता नहीं चल रहा है क्या करना है, हम लोग बस टीटो कर रहे। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं प्लीज़, अगर आपको
एतराज़ ना हो, आप लोगों को तकलीफ ना हो, तो क्या मैं एक बार लेके देख सकता हूँ? तो नहीं, यस यस डेफिनेटली, दे वर काइंड इनफ, उन्होंने मुझे वो दिया। मेरा ज्योग्राफी तो 9 प्लैनेट्स तो बाजू में रह गए और 7 सुर मेरे ज़िंदगी में वहाँ से आना शुरू हो गए। उस दिन कुछ दिनों बाद पेपर ख़त्म हो गया, बोर्ड एग्जाम्स ख़त्म हो गए, वैकेशंस आ गए। वैकेशन से जब से मेरे पास वो इंस्ट्रूमेंट आया, तब से मैंने उस पर दिन रात में सिर्फ आई हैव टू फिगर आउट कि कैसे ये वर्क करता है, ये क्या चीज़ है। पेंसिल से हिट कर रहा है, डो रे मी फा सो ला टी डो, ऐसे करके नोट्स भी लिखे थे उसमें, विच इज़ हिंदी में, इंडियन में उसको सारे का मैं पता नहीं सके थे। और ऐसे वाइट और ऐसे ब्लैक कीज भी होती थी। तो उस पर टच करो तो म्यूज़िक निकल रहा था, बहुत खूबसूरत सा। तो मैंने अपने आप से फिगर आउट करना शुरू किया कि कैसे गाने बजाए जाते हैं। और वो सर मानोगे नहीं, वो चीज़ जो मैंने शुरू की उस वक्त, वो एक वर्ड यूज़ करना चाहिए कि नहीं, पर मैं यूज़ कर लूँगा, वो कीड़ा जब से वो घुसा है अंदर, तब से आज तक बाहर नहीं आया। ये बात कर रहा हूँ मैं 20-22 साल पहले की। वो इतना ज़्यादा फैसिनेट कर गया मुझे वो चीज़, मुझे इसमें इतनी रुचि बढ़ गई मेरी उस चीज़ में कि मेरा यार ये बहुत कमाल की चीज़ है और बहुत मज़ा आ रहा है। और कहीं ना कहीं म्यूज़िक था अंदर। तो कुछ दिनों बाद मैंने और मेरे फ्रेंड ने डिसाइड किया कि हम लोग एक जैम करते हैं, बैंड तैयार करते। तो वो ड्रम बजाता था, तो हम लोग ने 6 से 8 महीने तक अपने पॉकेट मनी, उसने भी मैंने भी, हम लोगों ने पॉकेट मनी इकट्ठा करके हमने डिसाइड किया कि छोटा सा कैशो लेंगे। जब उस वक्त मिलता था 1800 रुपये में, और उस वक्त 1800 रुपये बहुत बड़ी चीज़ थी हमारे लिए कि 1800 रुपये कहाँ से लाए। तो वो बहुत बड़ी बात थी उस वक्त के लिए। पर जो भी पॉकेट मनी मिलता था उसमें से बचा के पिगी बैंक में हम लोग जमा करते थे टिल द पॉइंट कि हम लोग 1800 तक टच ना करें। जिस दिन 1800 टच किया, हम लोग गए, एक छोटा सा कैशियो खरीदा, और उसके बाद पहला मैं उसको सीख के अपने आप ही सीख के गाने बजाने लग गया था। और जो गाने मेरी मॉम गाती थी, जो गुजराती फोक वो गाती थी, गुजराती गरबा गाती थी काफ़ी सारे, तो मैं उनके साथ वो बजाने लग गया। तो गरबा गाते गाते हमारे सोसाइटी में ही मैंने डांडिया के 9 डेज़, मेरा फ्रेंड ढोल पे था और मैं कैशियो पे था। बस हम दोनों ने मिल के पूरी सोसाइटी को 9 दिन का पूरा प्रॉपर नवरात्रि का फेस्टिवल इतना बेस्ट दिया। पूरे साल, इतने सालों में कभी नहीं हुआ उतना बेहतरीन एक्सपीरियंस दिया हमने। और वहाँ से कॉन्फिडेंस बढ़ा, और फिर वहाँ से गाड़ी चल पड़ी, और चल पड़ी इस कदर के मैं फिर बाहर निकलने लगा। फिर छोटा सा लेके बड़ा कीबोर्ड आ गया, बड़ा से लेके इतना बड़ा आ गया। फिर वहाँ से बाहर मैं काफ़ी शोज बाहर करने लगा। और पहला शो मैंने मुलुंड में किया, जिससे मुझे पहली बार ये बजा के पैसे मिले। तो मेरे डैड तो बड़े खुश हो गए, बोले यार ये तो अद्भुत हो गया, ये तो पैसे भी आ रहे। तो तब पहला 9 दिन का कुछ 15,000 उस वक्त मिला था। वो बहुत बड़ी बात होती थी उस वक्त, हम टाइम में 20 साल पहले, 18-20 साल पहले बहुत बड़ी बात थी उस वक्त। मेरे लिए तो बहुत थी, क्योंकि हम लोग बहुत ही सिंपल बैकग्राउंड से आते थे, चॉल सिस्टम में रहते थे, और क्या कहते हैं, लोअर मिडिल क्लास के लेवल पे रहते थे। डैड कमाते थे सिर्फ। तो ये ऐसा करियर ऑप्शन बनाना उस वक्त हमारे कंजर्वेटिव सोसाइटी में, किसी के भी दिमाग में या किसी के भी जहन में, हमारे एटलीस्ट आसपास की सोसाइटी में और मेरे रिलेटिव्स में ये सोच थी नहीं कि एक करियर ऑप्शन भी बन सकता है, इसको हम लोग करियर बना सकते हैं। एक्चुअली तो मुझे भी पता नहीं था। आई जस्ट वेंट विद द फ्लो, बिकॉज मैं इसके प्यार में पड़ चुका था बहुत ज़्यादा, इतना हद तक कि मैं ऑब्सेस्ड हो चुका था। और उसके बाद ये प्लेस करते डांडिया के शोज करते एक शो में एक चंद्रेश शाह नाम के ऑर्गेनाइज़र थे जो थिएटर करते थे। उन्होंने मुझे देख लिया, और कुछ तो देखा उन्होंने मुझ में, कुछ पाक देखा कि कुछ देखा कि यार, उसने मेरे ऑर्गेनाइज़र को बुलाया कि तेरे ग्रुप में ये बंदा है ना, इसमें कुछ है, क्या मैं इसको ले सकता हूँ? तो हाँ ले जाओ। वहाँ से मैं थिएटर में आया। तो मैंने शुरुआत फिर थिएटर से की। थिएटर में मैं
जो प्लेस होते थे, प्लेस का फिर म्यूज़िक करने लगा। पहली बार मैंने थिएटर का प्ले का म्यूज़िक किया। वहाँ थिएटर में लाइव शोज़ करते थे हम लोग, अलग अलग तरीके के स्किट शोज़, लाइव शोज़, जिससे म्यूज़िकल कम यू नो एक्टिंग भी हो रही है, स्किट हो रहा है, सब हर तरह की चीज़ें। पीछे बहुत बड़ा सा स्क्रीन होता था, स्क्रीन में चीज़ें दिखाते थे हम लोग। इस तरह से कुछ नई नई चीज़ें हम लोगों ने शुरू की, आविष्कार की। और थिएटर में मैं काफ़ी 4-5 साल तक थिएटर में रहा। अराउंड 1998-99 से लेके अराउंड 2003 तक, 2003-04 तक मैं थिएटर कर रहा था। 2003-04 में हम लोग उस थिएटर करते करते कुछ लोगों से मिले, दोस्तों से मिले। तो वहाँ से हम लोगों ने सोचा कि एक फ्यूजन बैंड बनाते हैं, बिकॉज ऐसे लोग थे उसमें। एक मृदंगम प्लेयर था, एक गंजीरा प्लेयर, घटम प्लेयर था, एक कर्नाटिक वोकलिस्ट था और एक गिटार प्लेयर था। और मैं तो कीज पे था ही। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक फ्यूजन ग्रुप तैयार करें। तो 2004 में हम लोग ने वो बैंड फॉर्म किया फ्यूजन का। और हम लोग ने साथ में कई शोज़ किए, बहुत सारे शोज़ किए। और एक पॉइंट आया कि एक टाइम्स म्यूज़िक की A&R की नज़र हम पे पड़ी, हमारे म्यूज़िक पे पड़ी, और उनको हमारा म्यूज़िक बहुत अच्छा लगा। और तब पहली बार कुछ बड़ा हुआ हमारे साथ। और पहला एल्बम बाहर आया हमारा 2005 में, ओम द फ्यूजन बैंड करके। तो उससे भी और कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, उससे भी और दिमाग के पुर्जे और खुलने लगे। और वहाँ से मेरी जंप की एडवर्टाइजिंग। तो 2004, 5, 6, 7 ये 4 साल मैंने पूरा वक्त एडवर्टाइजिंग किया उस बंदे के साथ, जिसका नाम अमर तेराव था, जो कंपोज़र था। हम लोग दोनों ने साथ में, जो मेरे बैंड का ही बंदा था, जब बैंड का गिटार प्लेयर था, हम लोगों ने डिसाइड किया कि वी डू एडवर्टाइजिंग वर्क टुगेदर, बिकॉज हमको घर भी चलाना है, रोजी रोटी भी लानी है। तो वी थॉट कि विल जंप इनटू दिस एरिया। आई वाज ओके, मैं तो आई वाज ऑलवेज ओके टू जंप इनटू एनी प्लेस। और बीच में मैंने टेलीविज़न भी किया बहुत सारा। जब थिएटर हो रहा था, थिएटर के टेलीविज़न भी चल रहा था। तो ऐसे मैंने हर वो चीज़ की जो एक ग्रोइंग अप म्यूजिशियन को करनी चाहिए, चाहे वो लाइव हो, चाहे वो डांडिया हो, नवरात्रि हो, चाहे वो ऑर्केस्ट्रा हो, चाहे वो बैंड हो, चाहे वो टेलीविज़न हो, चाहे वो थिएटर हो, चाहे वो एडवर्टाइजिंग हो। मैंने वो हर क्षेत्र, हर एरिया में कहीं ना कहीं मैंने सक्सेस हासिल किया। और ये 2007 तक मैंने एडवर्टाइजिंग किया। और 2007 में एडवर्टाइजिंग करते करते मेरी मुलाकात शिल्पा राव से हुई। शिल्पा राव के साथ मैं फिर जैम करना शुरू किया, बिकॉज शी इज़ अ वंडरफुल फैंटास्टिक सिंगर। और उन शिल्पा राव के साथ मैंने कुछ गाने बनाए, एंड शी वॉज सो इम्प्रेस्ड एंड सो मच हैप्पी विद वट एवर वाज गोइंग ऑन कि वी थॉट कि हम लोग पहले एल्बम करेंगे। तो उन्होंने एल्बम नहीं करते, लेट मी मीट पीपल। तो शी वेंट एंड मेट अनुराग कश्यप। और अनुराग कश्यप से मिली और कहा कि मेरे पास एक बंदा है, यू माइट लाइक हिज वर्क, आप एक बार सुन लीजिए। तो फिर मैं अनुराग साहब से मिला, 2007 जनवरी की बात है। और बस वहाँ से फिल्मी कारवां शुरू हुआ, क्योंकि उन्होंने मुझे तभी उसी दिन पहली मीटिंग में मेरा काम सुना, उनको बहुत पसंद आया, साउंड पसंद आया। और उन्होंने कहा, तब उनकी ब्लैक फ्राइडे रिलीज़ हुई थी और नो स्मोकिंग पे वो काम कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे उसी वक्त ब्रीफ दिया कि ऐसे कोई एक फ़िल्म कर रहा हूँ, इसका नाम देव डी है, और उसमें कुछ 12-15 गाने होंगे, और ये ब्रीफ है। तो बस वो ब्रीफ लेके मैं चल पड़ा घर। 6 महीने तक मैंने उनको फ़ोन नहीं किया, 6 महीने तक काम करता रहा। और 6 महीना Jan-Feb में मैं उनको मिला, ये ब्रीफ लिया, और सीधा अगस्त में उनको फ़ोन किया कि सर मैं बीच में गायब था, सॉरी, बट मैं गायब इसलिए था क्योंकि मैं ये कर रहा था, तो मैं रेडी हूँ, आप अगर अभी भी वक्त मिले तो आप आ सकते हैं। तो वो और विकास बहाल साहब साथ में दोनों आए। विकास बहाल साहब उस वक्त UTV स्पॉट पर में काम करते थे। वो लोग आए, स्टूडियो आए, और मैंने बहुत ही नर्वस एनर्जी से, बहुत ही टेंशन में मैंने सारे गाने की फिंगर्स क्रॉस रख के उन्हें गाने प्ले करना शुरू किए कि पता नहीं क्या होगा, गाली देंगे, बोलेंगे क्या बकवास बजा रहा है, क्या चल रहा है। मैं हर तरीके के सवाल और मन में उठ रहे थे, जब तक मैंने प्ले नहीं किया। ऐसा प्ले बटन दबाया, गाना ख़त्म हुआ, उन दोनों का चेहरा देखा, रिएक्शन देखा,
दे वर ब्लोन आउट ऑफ देयर हेड एंड मैं तभी जाके हाँ, फिर एक के बाद मैं कुछ 5 या 6 गाने बजाए प्ले किए और सर ने बोला ये 6 के 6 मुझे दे दे, और वो आज 6 के 6 DVD फिल्म में है सारे के सारे गाने तो इस तरह से शुरू हुआ। तो बातचीत के इस हिस्से में 2 एक छोटे छोटे सवाल छूटे रह गए हैं, उनको पूछ लूँगा, उसके बाद फिर एक ब्रेक लूँगा। एक तो ये बताइए कि आपके पिता क्या करते थे? मेरे पिता एक्फा नाम की एक कंपनी हुआ करती थी जो कैमराज बैग्स वगैरह बनाती थी उस वक्त, उसमें वो एडमिनिस्ट्रेटर थे और माता जी भी मेरी उसी कंपनी में काम करती थी, दोनों साथ में काम करते थे उस वक्त। और आप लोग भाई बहन कितने? मेरे 2 बहनें। आप और 2 बहनें? 2 बहनें। आप कै नंबर पे हैं? मैं लास्ट नंबर पे, मेरी दोनों बड़ी बहनें हैं। और इस तरह आपने पढ़ाई पूरी क्या कर डाली? ग्रेजुएशन कैसे तो भी मैंने कंप्लीट की, क्योंकि 10वीं, वैसे मैंने कहा आपको 10वीं के बोर्ड एग्ज़ाम के बाद ही मुझे ये चीज़ इतनी फैसिनेट करने लगी कि मैं 11वीं 12वीं मतलब ग्रेजुएशन मुझे समहाउ कंप्लीट करना था कैसे तभी, तो मैंने वो भी किया, पर साथ साथ में मैंने ये इस पे ज़्यादा जोर डाला मैंने, जिससे मुझे पता नहीं था कि मैं किस दिशा जाएगा मेरा करियर, मेरा लाइफ, बट मैं आई वॉज blindly going and just going with the flow of life and the love of music that I had. तो अमित अभी बातों का ये सिलसिला जारी रखेंगे, एक ब्रेक लेंगे। बिल्कुल। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और बातें जारी रखते हैं म्यूज़िक कंपोज़र, लिरिसिस्ट और सिंगर अमित त्रिवेदी के साथ। स्वागत है एक बार फिर से, प्रोग्राम है गुफ्तगू और गुफ्तगू में आप हैं आज अमित त्रिवेदी के साथ, जो कि एक युवा म्यूज़िक कंपोज़र, लिरिसिस्ट और सिंगर हैं। अमित जी, जबकि आपने इस पूरी ब्रेक से पहले जो आपने जर्नी बताई उसमें कहीं हम सीखने वाला सिलसिला आपका नहीं देखते हैं कि आपने कहीं सीखना मेरे शायद नसीब में था नहीं, समय वो था नहीं, बिकॉज मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा सेल्फ थॉट हूँ। बहुत कुछ सीखा है मैंने सुन के, बहुत कुछ सीखा है मैंने लोगों को देख के, काफ़ी सारे परफॉर्मेंस बैंड्स, इंडियन आर्टिस्ट, इंटरनेशनल आर्टिस्ट, ये सारी चीज़ों का एक्सपोजर काफ़ी रहा है मेरे लाइफ में, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा सीख पाया हूँ। बट हाँ, मेरे गुरु थे, इस 6 महीने में एक विकास नाम के कीबोर्ड प्लेयर के साथ उनके पास सीखता था। फिर मैं ग्रेजुएट हुआ, मैंने थोड़ा और आगे मैंने जैज़ और क्लासिकल सीखना शुरू किया ज़ेवियर फर्नांडिस सर के पास, पर वो ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाया, क्योंकि हमेशा ऐसा होता था कि मैं सीखने के एकदम पीक पे पहुंचता था और कहीं ना कहीं सर को उनका टूर आ जाता था, तो 3 महीने के लिए वो कहीं टूर पे चले गए। और ज़ेवियर फर्नांडिस के साथ में तब वो तो 1 साल के लिए ऑस्ट्रेलिया चले गए, और फिर मैंने फिर काफ़ी सर और टीचर्स ढूंढना शुरू किए। फिर मैंने और भी कई लोगों के पास गया, फिर एक नेविल धेनुकर के थे, उनके पास में 1 महीना था, पर उनके साथ मेरा इक्वेशन इतना बढ़िया हो गया कि वो स्टूडेंट टीचर रहा नहीं, फिर हम साथ में काम करने लगे, तो सीखना वो भी बाजू में रह गया, पर हम लोग काम साथ में करने लगे। इस तरह से कुल मिला के कुछ 5-6 टीचर्स ट्राई किए मैंने ट्राई किया अपने हिसाब से, पर कहीं ना कहीं वो नसीब में था नहीं कि मैं फुल प्लेजेड सीख पाऊँ। 3 महीने मैंने हिंदुस्तानी क्लासिकल किया, और हिंदुस्तानी क्लासिकल 3 महीने कर पाया, क्योंकि जिस टीचर के पास था वो सर ब्लाइंड थे, और 3 महीने बाद आफ्टर फ्यू मंथ्स उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रही, तो उन्होंने भी सिखाना बंद कर दिया था। तो ऐसी सब सिचुएशंस आ रहे थे कि मुझे खुद ही अपने आप को सिखाना पड़ रहा था कि इट वॉज नॉट इन माई हैंड्स, नाइदर इट वॉज देयर फॉल्ट, बिकॉज कहीं ना कहीं वो संजोग ही ऐसे बन रहे थे कि किसी को ट्रैवल करना पड़ रहा है, किसी की तबीयत ठीक नहीं है। तो वो पार्ट मैं अपनी लाइफ में मिस करता हूँ कि मेरे पास कोई ऐसा गुरु जो मेरे साथ सालों साल तक रहा हो, वो नहीं हुआ। लेकिन इसमें एक चीज़ और है, क्योंकि आप मुंबई में ही थे और मुंबई ही फिल्मों का सेंटर है और फिल्म म्यूज़िक का भी सेंटर है। बिल्कुल। और बेशक गुज़रे ज़माने के या दरमियाने ज़माने के म्यूज़िक कंपोज़र्स, जो वेटरन म्यूज़िक कंपोज़र्स थे, वो हों या ना हो, उनमें से कुछ इक्का दुक्का आज भी प्यारे लाल उधर बचे हुए हैं, इधर प्यारे लाल साहब हैं, कल्याण जी, आनंद जी हैं। आनंद जी। हाँ, तो मतलब ये कि आप जिस फिल्म म्यूज़िक का हिस्सा बनने जा रहे थे,
बेशक वो देवडी के बाद या आमिर के बाद हुआ हो, लेकिन कभी क्या आपने ये सोचा कि आप इस महान परंपरा का हिस्सा बनने वाले हैं जिसको कभी अनिल बिस्वास और नौशाद से होते बिल्कुल, हुए, बिल्कुल। और तब आपके पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि आप बेशक उन म्यूज़िक कंपोज़र से ना भी मिल पाते तो उनके जो वेटरन म्यूजिशियंस हैं या अरेंजर्स हैं उनसे भी मिल पाते, तो इसके लिए कभी कोई कोशिश बिल्कुल नहीं सर, हम लोग, मैं स्पेशली, मैं, मेरा फैमिली, हम लोग इतने इंट्रोवर्ट लोग हैं और इतने शाय और इतने सबमिसिव लोग हैं कि हमें ये दुनिया चकाचौंध वाली बड़ी बड़ी दुनिया लगती थी, और लोगों तक, इतने बड़े बड़े लोगों तक पहुंचना कैसे, ये कभी ख्याल ही नहीं आया, आता ही नहीं था मन में कि हमें नहीं लगता कि हम में वो है कि हम इतने बड़े लोगों तक पहुंच पाए, किसके पास जाए, किसके थ्रू जाए। हमने ट्राई भी किया था, बट वो जैसा कि मैं इंट्रोवर्ट था काफ़ी, और काफ़ी शाय था उस वक्त, और चूँकि इतने हम्बल बैकग्राउंड से आते थे तो उतना कॉन्फिडेंस लेवल भी इतना स्ट्रांग नहीं था हमारा, तो खुद से ही कहीं ना कहीं वो खुद की जद्दोजहद थी जिससे हमको अपना रास्ता ढूंढना पड़ रहा था। एक और चीज़ आप देखेंगे कि एक आम तौर पर, ख़ास तौर पर वो जो मेलोडियस म्यूज़िक का ज़माना है 50s और 60s का, जिसे गोल्डन एरा कहा जाता है, उस दौर में आज भी जो संगीत प्रेमी हैं आज भी वहीं रहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और उसके कंपैरिजन में आज के म्यूज़िक को वो अपदस्थ करते रहते हैं, हराते रहते हैं, उसको गालियाँ देते रहते हैं, और तब इस नए म्यूज़िक को क्रिएट करने का ज़िम्मा आप ही लोगों के पास है। ये गालियाँ भी आपके ही हिस्से में जाएंगी, जिसमें कहा जाता है कि शब्द नहीं सुनाई देते, शोर ही शोर है। तो ये क्या ऐसा तो नहीं है कि चूँकि आपका म्यूज़िक जो आप क्रिएट कर रहे हैं वो उस किसी ट्रेडिशन से नहीं आता, बल्कि कहीं वो सडनली बीच में से पैदा, आप जब इस आलोचना को सुनते हैं तब आप अपने को कैसे बचाते हैं? सर, छोटा मुँह और बड़ी बात, मैं बहुत छोटा हूँ, इतनी बड़ी विशाल जो लेगेसी चलती आ रही है उसमें बीच में मैं क्या कहूँ इस बारे में। बात आपकी एकदम 100% करेक्ट है और बहुत ही सही है कि मैं भी सुनता हूँ अगर आज की तारीख में कोई पुराने गाने, वो बात, वो मिठास, वो ठहराव, वो डेप्थ, वो कहीं ना कहीं, ये नहीं कहूँगा कि सब गाने में लैकिंग है, कुछ कुछ गाने आते हैं जो बहुत खूबसूरत आज भी होते हैं, बट ये इसके पीछे कारण क्या है ये तो बहुत, इसको जानना बहुत मुश्किल है। बट इतना मैं कहूँगा कि जो ओल्डर जनरेशन, जो जनरेशन उस एरा को जी कर आ रही है, उनके लिए ये डेफिनेटली शोर, डेफिनेटली ये क्या है, ये उनकी आलोचना मिलती है उसमें, वो डेफिनेटली मिलती है। बट जो जनरेशन इस दौर में पली बड़ी है, जो मेरे साथ बड़ी हुई है, वो लोग बहुत रिलेट करते हैं। तो एक बहुत सा जनरेशन गैप है बहुत बड़ा। मैं जितने सारे बच्चों को जानता हूँ जो 18, 19, 20, 21, 22 साल के, जो पुराने गाने सुनना भी नहीं चाहते। आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, वो लोग सुनना भी नहीं चाहते बिकॉज दे फाइंड इट बोरिंग। आज की तारीख के बच्चे लोग, अनलेस कि आप उसको रीमिक्स कर दो, इसलिए हमको रीमिक्स करना पड़ता है उसको, उस पुराने गानों को भी हमको नए अंदाज में उसको ढालना पड़ता है, तब जाके उनको वो मज़ा आता है। तो वो, और दूसरी बात यह है कि 65% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री इज़ यूथ, एज वी नो। और जो म्यूज़िक कंज्यूमर्स है, एक्चुअल कंज्यूमर्स है, वो 16 से 30 साल की उम्र के लोग हैं, जो लोग बाय करते हैं, जो लोग एक्चुअल बिजनेस देते हैं म्यूज़िक को। दे आर द वंस हु आर बाइंग द म्यूज़िक, दे आर द वंस हु आर कंज्यूमिंग द म्यूज़िक। सो जाहिर है कि वो सारा जो बिजनेस है, सारा बिजनेस उसी तरफ ढलेगा, उसी तरफ अट्रैक्ट होगा, और उन्हीं टारगेट ऑडियंस को पकड़ के म्यूज़िक बनेगा। तो वो जो कंज्यूमर है आज की तारीख में, बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इतना ज़्यादा एक्सपोज्ड है हर तरीके के म्यूज़िक से कि वो कहीं ना कहीं उनको अपना रूट्स और अपना जो लेगेसी है उनसे उतना वाकिफ़ नहीं है वो लोग। बिकॉज उन लोग माइकल जैक्सन सुन रहे हैं, वो लोग बीटल्स सुन रहे हैं, वो लोग अब लेटेस्ट के कोई रिहाना सुन रहे हैं, या कोई दे आर एक्सपोज टू द वर्ल्ड म्यूज़िक बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जो पिछले 5, 10, 15 साल से जो हुआ है। 15 साल से काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई, और मैं भी उसी ग्लोबलाइजेशन का एक काफ़ी हमारे नए कंपोजर्स है और सिंगर्स है और जनरेशन पूरी, हम उसी नए ग्लोबलाइजेशन का उस वक्त का भी हिस्सा है और इस नए दौर का भी हिस्सा है। इट्स लाइक अ लाइफ बिफोर ग्लोबलाइजेशन, लाइफ बिफोर आफ्टर इट, वैसा वाला सीन है। तो उस चक्कर में म्यूज़िक बनाने का तरीका बदल गया है।
म्यूज़िक को देखने का, सुनने का, कंज्यूम करने का सबका नज़रिया और तरीका सुनने वालों का बदल गया है और बनाने वालों का बदल गया है। तो वो जिस तरह इवॉल्व हो गया है, आई कैन कॉल इट एन इवोल्यूशन। तो जिस तरह के गाने बनते थे वो अब बनना मुश्किल है, नामुमकिन है, क्योंकि अब पूरा लोगों का नज़रिया ही बदल गया, लोगों की दिमाग का सोच ही खुल गया है, वो खुल गया है बिकॉज ऑफ बीइंग एक्सपोज टू वर्ल्ड म्यूज़िक। तो वो कहीं ना कहीं जो पुराने जनरेशन के लोग हैं, जो लोग उस दौर को जी कर आए, दे आर नॉट बीइंग एबल टू कनेक्ट विद इट। इसमें उनकी भी गलती नहीं है, वो लोग भी करेक्ट है कि ये क्या म्यूज़िक है, ये क्या। बट इफ़ यू सी द वे द वर्ल्ड इज़ मूविंग, उसमें फॉर द न्यूअर जनरेशन दिस इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। सो ये जो डिबेट है और आलोचना है ये रहेगी ये हमेशा रहेगी, और इसका कोई किसी का कसूर नहीं है। ये एक ही बहुत ही क्या कहे, इट्स अ प्रॉब्लम ऑन अ बिगर लेवल। जब आप अपने ही फेलो, अपने कॉन्टेम्प्रेरी कंपोज़र्स के साथ ख़ुद को रखते हैं और जब ख़ुद पर नज़र डालते हैं तो क्या पाते हैं कि वो कौन सा ऐसा ख़ास एक जिसे कहते हैं कि एक इम्प्रिंट, एक अमित त्रिवेदी इम्प्रिंट, एक इंसानिया, आप कौन सी अपने म्यूज़िक में कौन सी ऐसी चीज़ कभी ढूंढ कर अगर बताना ही हो तो बता सकते हैं कि ये, क्योंकि एक पूरा दौर ऐसा है जिसमें हम पहचान सकते हैं कि एक्स म्यूज़िक इस वाले कंपोज़र का बनाया हुआ है, और अभी जबकि बहुत सा आपको सिमिलर कंप्यूटर और सिंथेटिक सोर्स से सब कुछ जनरेट करना होता है और उसमें प्रोग्रामिंग और वो सब कुछ इन्वॉल्व है। तो कहाँ से अमित त्रिवेदी अपने म्यूज़िक को अलग बताते हैं? ये मेरे लिए कहना मुश्किल है, क्योंकि मेरा प्रोसेस तो वही है। मैं प्रोसेस जो मेरा म्यूज़िक करने का है वो है बहुत ही ऑर्गेनिक है, और म्यूज़िक निकलता है यहाँ से और यहाँ से, और यहाँ से आप इसको इस्तेमाल करते हो उसको एग्जीक्यूट करने का, पर निकलता दिल से, आपके सोल से। तो जिस तरह के आप इंसान हो, आपकी जो पर्सनालिटी है, इट्स द एक्सटेंशन ऑफ दैट। तो मेरी जो पर्सनालिटी है, मेरे जो दिल की और दिमाग की और सोल की सोच है, मैं वही फॉलो करता हूँ। जैसे हम इंस्टिंक्ट्स कहते हैं, उसी इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करता हूँ और अपना म्यूज़िक करता हूँ, ना कि सोच के कि बाहर जाके ये फलाना नाम हो जाएगा या ढिमका हो जाएगा, ये ऐसा साउंड करेगा, ये अमित त्रिवेदी का साउंड होगा, ऐसा कुछ मैंने सोचा नहीं था। आई एम शुरुआत से लेके आज तक, अभी तक टिल डेट मैं वही कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ अपने इंस्टिंक्ट्स को गट को फॉलो करता हूँ, और कहीं ना कहीं ऊपर वाले का करम है, मतलब शुक्रगुजार हूँ कि वो मेरा गट और इंस्टिंक्ट्स सही जगह पे बैठे। आज तक काफ़ी सारा काम अप्रिशिएट किया गया है, काफ़ी सारा काम को सराहा गया है, और कई लोग मुझे आके कहते भी है कि वो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, उपलब्धि है कि यार हम बहुत सारा सुनते हैं पर हमको मालूम पड़ जाता है कि अमित त्रिवेदी का एक साउंड है, एक ही अमित त्रिवेदी चल रहा है। तो वो भी अपने आप में एक अचीवमेंट है, बट वो कोई कॉन्शियस डिसीजन से या मैंने कोई बैठ के मैंने सोचा नहीं था कि मुझे ये ऐसा करना है। इट इज़ जस्ट मी, इट्स माई पर्सनैलिटी एंड आई एम ओनली फॉलोइंग माई इंस्टिंक्ट्स। बस उसके चलते ही हो रहा है जो हो रहा है। और आप ये भी देखेंगे अमित के बहुत सा एकॉस्टिक्स जो म्यूज़िक था, जो एक ह्यूमन टच और ह्यूमन स्पेशलिटी रिप्रेजेंट करता था, अब वो धीरे धीरे एक इस ख़ास तरह की म्यूज़िक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में वो ख़त्म होता जा रहा है, और उसमें पार्टिसिपेशन, नंबर ऑफ़ पीपल, जो क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, वो सब धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। तो इस सिलसिले में ये बातें तो आपने सुनी ही होंगी कि किस तरह से कभी शंकर जयकिशन या एस डी बर्मन या ओ.पी. नैयर बड़े बड़े ऑर्केस्ट्रा और बड़े बड़े म्यूजिशियंस के साथ बैठकर सिटिंग किया करते थे, जबकि अभी आपके लिए वो शायद 1 या 2 या 3 लोगों के एक एफर्ट का हिस्सा होता है। बिल्कुल। ओवर द पीरियड टेक्नोलॉजी हैज़ इवॉल्व्ड सो मच कि मैं दाद देता हूँ उस वक्त जिस तरह से वो लोग करते थे, मैं हैरान हो जाता हूँ कि हमारे लिए आजकल इतना आसान है। मुझे याद है नौशाद साहब का ही मैंने इंटरव्यू सुना था कि 60-70 म्यूजिशियन एक ही रूम में, लता जी भी एक रूम में, किशोरदा भी एक रूम में, सब लोग एक ही रूम में, बाकायदा बहुत सारे रिहर्सल्स होते थे। दे यूज्ड टू गो थ्रू दैट रिहर्सल्स फॉर डेज एंड डेज टिल द टाइम दे फील कि यस
दिस द टाइम टू हिट इट, मतलब इसको टेक कर सकते हैं। तो उस वक्त होता था सिर्फ एक ट्रैक, वन ट्रैक होता था, उसमें सारा रिकॉर्ड होता है। यहाँ हमारे पास अभी हज़ारों ट्रैक्स है, वी कैन डू, इतनी सुविधा है अभी। उस वक्त सिर्फ एक ट्रैक होता था। अब एक ट्रैक में उन्होंने कहा कि गाना बज रहा है, इंटरल्यूड शुरू हुआ, गाना शुरू हुआ, फिर लता जी अपना लाइन गाती थी, शी यूज्ड टू कम ऑन टू द माइक पे आती थी और वो अपना गाना गाती थी। और गाना जैसे ख़त्म होता है तब म्यूज़िक इंटरल्यूड का पीस होता है, तब वो बंदा जो वहाँ खड़ा है, फ्लूट प्लेयर, उसको पता है कि मेरा पीस आने वाला है, तो अपनी चप्पल धीरे से उतारना पड़ता था। लाइव रिकॉर्डिंग के बीच में चप्पल धीरे से उतारता था, नंगे पाँव चल के धीरे धीरे से दबे पाँव आता था। लता जी थोड़ा सा टिल्ट हो जाती उस तरफ और अपना वो जो भी सोलो, फ्लूट हो या कोई भी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हो, अपना सोलो बजा के वापस चले जाते थे अपने जगह पर। इस तरह से काम करते थे, इस तरह से रिकॉर्डिंग करते थे, जो कि हमारे जनरेशन को सुन के ही हम हिल गए कि हम तो ये कभी कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लोग उस कंडीशनिंग से नहीं आए। हमारे वो उस तरह की कंडीशनिंग है कि हम जब से इस फील्ड में आए, हमारे सामने ये सब पड़ा, हमारे लिए ये सुविधाएं सारी पड़ी है। हम कट टू वहाँ से लेके आज इस दौर पे है कि मैं अगर किसी एक म्यूजिशियन, एक फ्लूट प्लेयर को रिकॉर्ड करना चाहता हूँ जो बैठा है सैन फ्रांसिस्को में, मुझे सिर्फ एक मेल डालना है, एक ट्रैक मेल करना है और उसको ब्रीफ देना है, दिस इज़ द ट्रैक, दिस इज़ द टक टक टक, वो वहाँ से मुझे विद इन वन डे आई कैन सेंड इट। आई कैन सेंड अनदर गाय, गिटार प्लेयर में यूके से ले सकता हूँ, एक ड्रमर में बहरीन से ले सकता हूँ, एंड आई कैन क्रिएट अ ट्रैक लाइक दिस एनी टाइम एट माई कन्वीनियंस, एट माई टाइम, ईजी टाइम मिलता है। इतना ईजी हो गया है अभी, फ्रॉम देयर टू देयर टेक्नोलॉजी ने इतना इवॉल्व कर दिया है कि इट्स अमेजिंग। तो हम सिर्फ लकी है कि हमको उस टेक्नोलॉजी का हमको सहारा मिल रहा है, वो स्कोप मिल रहा है। मेरी बहुत इच्छा होती है मन में कि काश नौशाद साहब, एस डी बर्मन साहब, एडी बर्मन साहब आज होते, इस दौर में होते और उनके पास ये सारी सुविधाएं होती जो हमारे पास है, तब क्या कमाल करते वो, मतलब वो मैं सोच भी नहीं सकता। फिल्मों के बारे में कहा जाता है कुछ, मतलब अभी हाल तक फिल्म मेकर से शिकायत किया करते थे कि हमको एक डीवीडी दे दी जाती है और कहा था इसको देख लो और इसी तरह की फिल्म होगी। फिल्म के बारे में, म्यूज़िक के बारे में पूछता हूँ कि क्या उसमें भी कुछ इस तरह का प्रेशर या इस तरह का रिकमेंडेशन या इस तरह का पुश कहीं से, क्योंकि इस सवाल का जो सेंट्रल कंसर्न है वो ये है कि गाना होगा हिंदी में, बेशक आप बनाएं या आपके कोई फेलो म्यूजिशियन बनाएं, म्यूज़िक कंपोज़र होगा वो हिंदी में, शब्द उसके हिंदी में होंगे, लेकिन गाया वो अंग्रेज़ी या किसी दूसरी भाषा की तरह होगा, यानी कि उसका कहीं कोई रेफरेंस किसी दूसरी। मैं आपको ये इस करेक्ट बोल रहा हूँ। जहाँ तक मेरा करियर का सवाल है, जहाँ से मैं आया हूँ और आमिर से लेके आज मैं शानदार कर रहा हूँ, रेफरेंस एक सिचुएशन होती है, डायरेक्टर आता है, उनका एक ब्रीफ होता है, एक स्क्रिप्ट पढ़ते हैं हम लोग, स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद समझ में आता है कि किस दुनिया की फ़िल्म है, फिर हम उस फिल्म की दुनिया में घुसते हैं, फिर डायरेक्टर साहब आते हैं और अपना विजन शेयर करते हैं कि किस तरह का फिल्म वो बनाना चाह रहे हैं और किस तरह का म्यूज़िक वो चाह रहे हैं और उनका विजन क्या है म्यूज़िकली। तो ज़्यादातर तौर पर आज की तारीख में जितने भी फिल्म मेकर्स हैं, इस सारे फिल्म मेकर्स मैक्सिमम रेफरेंसेस देते हैं वेस्टर्न के और अंग्रेज़ के। कोई भी आज तक मुझे एच डी बर्मन साहब का या आर डी बर्मन साहब का या मैंने कोई पुराने दौर के गाने का रेफरेंस आज तक मैंने तो नहीं सुना। कोई इंटरनेशनल बड़े आर्टिस्ट का ही रेफरेंस मिलता है हमें कि इस तरह का म्यूज़िक बनाना है। तो जब वो रेफरेंस पॉइंट ही वो है तो ऑब्वियसली आप उसी दिशा में जाओगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अब जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से सब चेंज हो गया और बहुत ही रेयर होता है कि आपको रेफरेंस मिलता है पुराने गानों का। जैसे कि मुझे मिला था पिया तो से नैना लागे रे, पहली बार मैंने वाह, एच डी बर्मन साहब का गाना आपको रेफरेंस दे रहा है मुझे, और वो उसके वजह से सवालू पैदा हुआ। सवालू brings you back to that world. It brings you that gives you the feeling of that quintessential old Bollywood beautiful music, क्योंकि मुझे हमें रेफरेंस वो दिया गया था।
तब तक वो रेफरेंस हमको नहीं मिला था। तो वो फिल्म मेकर्स का भी वो योगदान है उसमें कि वो अपनी फिल्मों का, बिकॉज वो एक्सपोज है इतना इंटरनेशनल सिनेमाज है, वर्ल्ड सिनेमाज है आज की तारीख में, और तो वो चाहते हैं कि अपने म्यूज़िक को भी, अपने सिनेमा को भी उसी लेवल पे या उसी जगह पे देखना चाहते हैं। तो इसलिए वो सारा चीज़ बदल गया। मैं बोला ग्लोबलाइजेशन की वजह से सारा चीज़ बदल गया। देखिए अमित, बदल कुछ भी जाए लेकिन बदलना वो अच्छे के लिए चाहिए। आप ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, होता क्या है कि अगर ह्यूमन एफर्ट ने किसी आर्ट को किसी ऊंचाई तक पहुंचा दिया तो अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको उससे आगे ले जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं आपसे एक दूसरी बात कहता हूँ, ख़ास तौर पर सिंगिंग के साथ इस बात को देखेंगे, क्योंकि आप कंपोज़र एंड पर बैठे हुए हैं, आप सिंगर भी हैं, अलग बात है। लेकिन जब आप ये देखते हैं कि आपने कोई लाइन किसी सिंगर को दी, तो उसमें कोई ऐसा सिंगर भी हो सकता है जिसके पास वो विगर की बात कर रहा हूँ कि मतलब सुरों को सस्टेन कर पाना, एक सर्टेन रेंज तक ले जाना, वो रेंजेस अब धीरे 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 आप पाएंगे। क्यों कि जो चीज़ आप वहाँ नहीं कर पा रहे हैं मतलब सिंगर स्मूथ में, वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। मतलब आपके पास तरह तरह के इफेक्ट जनरेटर्स और करेक्टिव मेजर्स और वो सारी चीज़ें हैं। तो वो जो एफर्ट आप हर गुजरते दिन के साथ एज अ सिंगर आप नए चैलेंजेस लेते हैं और अपने आप अपना वो विगर दिखाते हैं, वो आपको नहीं लगता कि इस जगह पर बैठकर, कंपोज़र की कुर्सी पर बैठकर, जबकि कान में आपको वो सुर और उसका करप्शन साफ साफ सुनाई देता है? सर मैं ये आपकी बात पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हर कोई सिंगर ऐसा नहीं है। ऐसे कई सारे सिंगर हैं जो बहुत बेहतरीन है, जो बहुत बेहतरीन टैलेंट है, और जब भी वो माइक पे आते हैं ना, जिस तरह से वो गाते हैं ना, गाना, उनकी आवाज़, उनका फील, और गाने को जिसे जीते हो, ऐसे कुछ चंद सिंगर्स हैं आज की तारीख में जो बखूबी माशाअल्लाह बहुत ही बेहतरीन है। और कहीं भी हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। अब सबका अपना अपना पर्सनालिटी है। हमारा वी हैव ए हैबिट टू कंपेयर विद रफ़ी साहब, किशोर दा, वो एक बेंचमार्क बन चुका है, पर वो गलत है, वो सोच ही गलत है, वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबका अपना पर्सनालिटी है, सबका अपना तरीका है जीने का और सबका अपना, एवरीबडीज कम फ्रॉम देयर वॉक ऑफ लाइफ, और सबको अपना तरीका है पेश करने का अपने हुनर को। तो उस रेल्म में भी जो कुछ सिंगर्स है आज की तारीख में, जैसे कि सोनू निगम हो गए, एक अरिजीत सिंह है आज, सुनिधि चौहान है, श्रेया घोषाल है, सुखविंदर साहब है, के है, फिर कुछ नीति मोहन है, ऐसे कुछ सिंगर्स है जो लोग बहुत ही कमाल है सर, बहुत ही कमाल है। माइक पे आते हैं, आपके होश उड़ा देंगे वो लोग। ऐसे भी है जो लोग नहीं है, जो लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ऑटो ट्यूनर है आज की तारीख में, मेलोडाइन है, और बहुत सारे इफेक्ट्स है जिससे आपको बहुत सी चीज़ें ढकी जा सकती है। बट ये वो उन सिंगर्स के लिए जो लोग या तो फुली प्रिपेयर्ड नहीं है, या उनमें शायद टैलेंट है नहीं, पर वैसे बहुत लोग हैं जिनमें टैलेंट नहीं है, पर उनको लगता है कि उनमें टैलेंट है, एंड दे स्टिल वांट टू स्ट्रगल एंड ट्राई। मतलब दे आर हिटिंग ऑन अ डार्क, बहुत से लोग ऐसे जो डार्क स्पॉट पे हिट कर रहे हैं। फर्स्ट यू नीड टू नो विद इन योर सेल्फ, आर यू दैट केपेबल, आर यू दैट टैलेंटेड। तो वैसा नहीं है, वैसे लोग बहुत ज़्यादा हो गए, तो उसके वजह से माहौल ख़राब हो गया। उसके वजह से ऐसा लगने लगा है कि सब खराब है, और आज का म्यूज़िक ख़राब है, और ऐसा लग रहा है कि सब सिंगर्स को भी आज आसानी से टूल मिल गए और ईजीली कर रहे हैं। बट नहीं है, ऐसे बहुत से मेहनती और बहुत सी ऐसे कमाल के आर्टिस्ट आज भी है जो लोग, ये तो मैंने जो नाम लिए वो है, और भी कई हैं। रेखा भारद्वाज जी है, शुभा मुदगिल जी है, ऐसे बहुत से सिंगर्स हैं। दैट्स व्हाई दे आर सुपरलेटिव। हाँ, ये अलग बात है कि बहुत से लोगों को सिंगर आज की तारीख में बना दिया गया है टेक्नोलॉजी ने, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो भी है वो, पर उनकी लाइफ कितनी है सर, देख लो आप, वो दैट्स यूनिवर्सल लॉ, कहाँ तक जाएगा, एक पॉइंट के बाद वो ख़त्म हो जाएगा। जो रियल है, जो जेन्युइन है, जो प्योर है टैलेंट, वो हमेशा शाइन करेगा और करता ही है। तो अमित, करीब करीब हम बातचीत के बिल्कुल आखिरी हिस्से में पहुंच चुके हैं, क्योंकि हमारा प्रोग्राम भी इसकी इजाज़त इससे आगे की नहीं देता।
एक ख़ास तरह का जो सेक्सुअल असर्शन साउंड में आ रहा है वो क्यों आ रहा है? मतलब देयर आर सर्टेन सॉन्ग्स जो बेशक उसके लिए आपको जो वो डांस वांस के लिए जो बनाए जाते हैं उसमें क्या हम ये जो एरोटिक सिनेमा के साउंड के रेफरेंस आइटम से सॉन्ग की बात करते हैं? आइटम के अलावा भी कुछ इस तरह के टिटिलेटिंग सॉन्ग्स में इसमें आपका भी तो कंट्रीब्यूशन मेरा नहीं है सर, आपका नहीं होगा? मेरा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बता दूंगा कि मैं अपनी फिल्मों को कैसे अप्रोच करता हूँ। मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, फिल्म की दुनिया देखता हूँ, डायरेक्टर के साथ जैम करता हूँ, उसकी विजन देखता हूँ, और जो फिल्म को ज़रूरत है, जो उस सिचुएशन को ज़रूरत है, मैं उसको पूरी जस्टिस देने की कोशिश करता हूँ। आई गिव माई 100% टू दैट सिचुएशन, चाहे वो सिचुएशन कोई भी हो। अब ऐसे भी कहीं फिल्म करते ऐसी सिचुएशन आई है, ऐसी फिल्में आई है कि जहाँ पर फिल्म के नैरेटिव में और स्क्रीन प्ले में वो ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर शायद ऐसा गाना करना पड़े क्योंकि वो सिचुएशन है। अब अगर मेरे पास वो सिचुएशन सामने आती है कि फिल्म मेकर कहता है कि ये सिचुएशन है आपके लिए और इस तरह का गाना करना है, मैं सडनली बीच में से फिल्म छोड़ सकता नहीं, ना मैं मना कर सकता हूँ। मेरा काम है करना। अगर करना है और उस सिचुएशन को निभाना है तो उसको 100% जस्टिस देना है। अब अगर कोई सिचुएशन है जिसमें सेक्सुअल अंडरटोन हो उसमें, तो आई गो ऑल आउट। देन आई गो ऑल आउट। लेकिन जैसा कि मैंने सिर्फ ऐसे कोई फिल्मों में नहीं किया है, ऐसी कोई फिल्मों में नहीं किया है, पर एक फिल्म थी ऐसी जिसका नाम था अय्या, जिसमें वो फिल्म की रिक्वायरमेंट ऐसी थी, डायरेक्टर साहब की रिक्वायरमेंट ऐसी थी, इसलिए उस तरह का हम लोग ने वो अप्रोच लिया था उस फिल्म में। अदरवाइज मैं जब जितनी मेरी फिल्मोग्राफी आप निकाल लो, नहीं, उसमें ये बात नहीं है कि वो कोई सही है या गलत है, ये नहीं। वो तो हर आर्ट का कोई एक पॉइंट होता है जहाँ पर कोई चीज़ की ज़रूरत किसी को पसंद आता है, किसी को नहीं पसंद। उसमें हम कोई वैल्यू जजमेंटल नहीं हो रहे हैं। लेकिन अगर कोई इसी एजेंडा के साथ चले कि ये चीज़ ऐसी है जो टिटिलेटिंग होगी और आसानी से पॉपुलर हो जाएगी और लोगों की ज़बान पर या कानों में चढ़ जाएगी, और इस एजेंडा के साथ अगर कारो वो अलग बात है। अभी मैं क्या बताऊँ, वो है, कुछ लोग ऐसा करते हैं, उस तरह से सोचते हैं, और वो सही नहीं है कि सही है कि गलत है, ये कहना भी सही नहीं होगा, क्योंकि ऑडियंस भी है जो एक्सेप्ट करती है। ऐसे सुनने वाले हैं और ऐसे एक्सेप्ट करने वाले हैं, और ऐसे लोग हैं जो इसका मजा लेते भी है। तो ना बनाने वाले की गलती है, ना वो सुनने वाले की है, और उनका बिजनेस चल रहा है उस तरह से। मैं क्या बताऊँ, मैं तो उस में बिलीव नहीं करता, मेरा बिलीफ है नहीं। मैं वो सब चीज़ में थैंकफुली मेरे पास ऐसा चीज़ें आती भी नहीं है, और ऐसे सिचुएशंस आए भी थे, मेरे पास ऐसे सिचुएशन आए थे कि मुझे करने को कहा गया था, मैंने वो फिल्म छोड़ भी दी है और मैंने वो गाने छोड़ भी दिए। बट इसमें मैं किसी का दोष नहीं दूँगा। ये दौर है, ये वक्त है, ये एक पास है जो कभी ना कभी थमेगा, और एक अच्छा दिन आएगा जब होपफुली फिर से वो गोल्डन एरा, मैं वेट कर रहा हूँ कि हमारा गोल्डन एरा है जिसमें मैं जीवित हूँ और मैं उसको एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, और मैं उस गोल्डन एरा का हिस्सा हूँ, और वो एक दिन आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमित त्रिवेदी, आपने हमारे लिए इतना वक्त दिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो लवली टॉकिंग टू यू। थैंक यू। ये थे म्यूज़िक कंपोज़र, लिरिसिस्ट और सिंगर अमित त्रिवेदी। कुछ कहना चाहते हो गुफ्तगू के इस एपिसोड के बारे में तो आप हमें लिख सकते हैं feedback.rstv@gmail.com पर।